अपना लास्ट जो टॉपिक था हमने देखा था बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, हमने एक तरीके से स्टार्ट कर दिया था। फिर हमने देखा था कुछ 4 टाइप का हमने क्वेश्चन बताया था मैंने कि इस टाइप से बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है एग्जाम में। तो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग बेसिकली कैसे अराइज हुआ इसका मैंने यहाँ पे स्टोरी बताया था। स्टोरी क्या था हमारे पास, जो 18th सेंचुरी जो हमारे पास, एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करा, जो 18th सेंचुरी जो हमारे पास था जब एंड हो रहा था, तो उस टाइम क्या हो, जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा इंडिया पे रूल हो गया था। उन्होंने बोला कि इंडियन कल्चर को हटाओ और अपना कल्चर को लाओ, जिसका नाम था कंपनी पेंटिंग। वो लोग बोलते थे अपने ब्रिटिश पेंटिंग को, उसको डेवलप करो ज़्यादा से ज़्यादा। बट हुआ क्या कि मिस्टर ईबीएम, जो मिस्टर ईएम नाम था जिसका नाम था, मिस्टर ईबी बेसिकली थे मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे। उसने बोला कि नहीं, अपना अपना जो भी स्टेट का अपना कंट्री का जो कल्चर है हम उसे रहने देना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। बट उनको क्या ट्रांसफर करके कलकत्ता भेज दिया। बट फिर भी वो नहीं माने, वो रविंद्रनाथ टैगोर, फिर बहुत सारे रविंद्रनाथ टैगोर हो गया, फिर क्या नाम था उसका, गजेंद्र नाथ टैगोर, इन सब ने मिलकर आपस में क्या किया, इन लोगों ने बोला कि नहीं, हमें आपस में मिलकर किसी भी तरह ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको अगेंस्ट जाना है, कैसे भी हमें अपने जो अपना जो कल्चर है उसे हमें वापस लाना है। तो इन लोगों ने एक तरीके से प्रोटेस्ट किया, फिर बहुत सारे लोग इनके साथ आ गए, फिर धीरे स्लोली प्रोसेस चलता गया। फिर फाइनली हमारे पास क्या हो कि हमारा जो पेंटिंग था फाइनली हम जीत गए। फिर 1947 में अपना कंट्री आजाद हुआ। ठीक है, ये स्टोरी बहुत लॉन्ग स्टोरी था। तब तक तो मतलब कि रविंद्रनाथ टैगोर भी डेथ हो चुके थे सब, मतलब ये बहुत लंबा स्टोरी इन लोगों ने एक तरीके से स्टार्ट किया था। एक तरीके से ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि इन लोगों ने एक तरीके से बस स्टार्ट किया था, जो अपना जो इंडिया को चेंज करा, उन्होंने बोला कि अब हमें अपने कल्चर को वापस, एक तरीके से इन लोगों ने योगदान किया था, एक तरीके से स्टार्ट किया था। स्टार्ट किया, फिर महात्मा गांधी धीरे धीरे फिर आए, फिर सुभाष चंद्र बोस हो गए, फिर चंद्रशेखर आजाद, फिर बहुत सारे ऐसे फर्स्ट मनी फ्रीडम फाइटर आए। फिर फाइनली जाके हमारा 1947 में अपना कंट्री क्या हुआ, हमारा फ्रीडम एकदम आजाद हो गया। ठीक है, एनीवेज तो जो भी है हमें उस पर नहीं जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली हम पास किस टाइप के क्वेश्चन दे सकते हैं वो हमें यहाँ पे देखना है। तो देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन उठाएंगे, अगर मान लो कि पूछ दिया हमें डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, मीन्स ये पहला अगर क्वेश्चन उठा ले किसी ने, डिस्क्राइब द राइज ऑफ, अगर हम ये पहला क्वेश्चन उठाए, एक सेकेंड, डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, जो हमारे पास बुक है ना उसमें सारे क्वेश्चन हमारे पास मेंशन है। बट मैंने चाहा कि एक बार मैं अपने लैंग्वेज में लिख देता हूँ, जो ये हमारे पास बुक है अपने पास, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन लिखना सारा हमें पढ़ना है। फर्स्ट क्वेश्चन डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, फिर दूसरा क्वेश्चन पढ़ना है कि कैसे हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग था उसका इवोल्यूशन हुआ, ये पढ़ना है हमें। उसके बाद हमें थर्ड पॉइंट पर देखना है कि जो बंगाल स्कूल है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। फोर्थ पॉइंट हमें ये देखना है कि जो हमारे पास रामा वनविशी द प्राइड ऑफ ओशन जो पेंटिंग उन लोगों ने बनाया था वो क्या था, उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है। फिर हमें लास्ट में ये देखना है जो बंगाल था बेसिकली उसको हम रीनाइसेस ऑफ इंडियन पेंटिंग क्यों बोला जाता है, या फिर जो क्या रीनाइसेशन क्या बोलते हैं, रीनाइसेशन जो भी है, ऐसे क्यों इसको क्यों बोला जाता है बंगाल को, या फिर जो बंगाल स्कूल था उसको मतलब कि क्या रोल था हमारे पास इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, वो सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ कि थोड़ा सा हमारा टाइम को यहाँ पे कंज्यूमर जो पॉइंट लगा मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। हमें ये देखना है कि जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था बेसिकली वो कैसे, मतलब कि राइज मतलब कैसे उसका ओरिजिन कैसे, जन्म कैसे हुआ। तो सिंपली हमें क्या लिखना है, देखो ये पूरा हमें एज इट इज कॉपी पेस्ट नहीं मानना है, हमें कोशिश करना है इसमें तो कुछ लाइन को नेगलेक्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना, आई होप तो यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहा होगा बुक पे, क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो स्टार्ट करते हैं अपना। तो ये देखो हमें यहाँ पे अगर किसी ने पूछा कि डिस्क्राइब द क्वेश्चन आ गया डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, तो सिंपली हमें लिखना है एट द एंड ऑफ 18th century देयर वाज अ डिक्लाइन ऑफ मुगल स्कूल एंड राजपूत ऑफ पेंटिंग एंड अंडर द ब्रिटिश एम्पायर was on its peaks of India. The principal of Madras School of Art, Mr. E.B., has transferred to Calcutta, where he met two of the greatest Indian artists, Rabindranath Tagore, blah blah this that। यहाँ तक पूरा गिवन। यहाँ पे अगर हम इसका स्टोरी बोलो, इसको ये हमें एज इट इज अपने कॉपी पेस्ट नहीं, रट्टाफिकेशन नहीं माना, क्योंकि रट्टाफिकेशन मार लिया तो कहानी खत्म। हमें क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसको अपने लैंग्वेज में लिखना है। मैंने जो यहाँ पे स्टोरी बोला, जब जो मैं यहाँ पे स्टोरी इतने टाइम से बोला था कि जो मिस्टर ईबीएम, मिस्टर जो हमारे पास ईबी थे, उन्होंने क्या किया, उनको ट्रांसफर कर दिया गया दिस दैट, जो मैंने स्टोरी वही यहाँ पे क्या किया लोगों ने अपने फॉर्म में लिखा है। तो ये होमवर्क हमारे पास ये है कि अगर ये दे रहा हूँ कि अगर मुझे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट अगर मुझे लिखने को आ जाता है तो सिंपली कैसे लिखेंगे, तो जो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट किया इतने टाइम से, अगर लिखना चाहो तो स्टार्ट ऐसे करेंगे एट द एंड ऑफ 18th century, एट द एंड ऑफ 18, अगर मान लो एग्जाम में आगे कि बंगाल स्कूल डिस्क्राइब द राइज ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, तो कैसे उसको एक्सप्लेन करें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एट द एंड ऑफ 18th century ब्रिटिश एम्पायर रूल द कंट्री, या फिर ऐसे बोलते एट द एंड ऑफ 18th century ब्रिटिश एम्पायर ऑन इट्स पीक ऑफ इंडिया, ब्रिटिश एम्पायर ऑन इट्स पीक ऑफ India, and they don't want Indian culture, so they try to they give order to vanish the, फिनिश कर दो इंडियन कल्चर, वैनिश द इंडियन पेंटिंग्स और कल्चर, वैनिश द इंडियन पेंटिंग और कल्चर, जो भी लिखना चाहो, इंडियन पेंटिंग और कल्चर,
मिस्टर ईबी, देखो यहाँ पर नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर ईबी अगेंस्ट दिस रूल, मिस्टर ईबी अगेंस्ट दिस रूल। एंड अगर मान लो पूछा गया एमसीक्यू में हु इज मिस्टर ईबी, तो मिस्टर ईबी क्या था, प्रिंसिपल ऑफ मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट्स। सो बट मिस्टर ईबी अगेंस्ट दिस रूल, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर हिम, बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर हिम टू कैलकाता, देन मिस्टर ईबी मीट्स, देखो कैसे उसको लिखा जाता है वो मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर मैं इसको एज इट इज को कॉपी पेस्ट मार दूँ तो कोई मतलब नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बोला कि जो मैंने यहाँ पे स्टोरी बोला अपने लैंग्वेज, जो मैं तब से बोला था कि हमारे पास क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ 18th सेंचुरी जो हमारे पास ब्रिटिश का रूल आ गया, पूरे इंडिया कंट्री में आ चुका था। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश ने बोला कि जो इंडियन का कल्चर है उसे रिमूव करो और बेसिकली हमें अपना जो कल्चर है उसे हमें वापस चाहिए। तो बेसिकली अब वो अपने इंडियन कल्चर को कैसे वापस लाए, तो लेकिन उन्होंने मिस्टर जो ईबी था, मिस्टर ईबी क्या था उस रूल के अगेंस्ट, उन्होंने बोला कि नहीं, जिस कंट्री का जो कल्चर है हमें रहने देना चाहिए, हमें उसको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। बट मिस्टर ईबी को ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता में जैसे ही हो गया तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और बेसिकली गजेंद्र नाथ ठाकुर से मिले। इन दोनों से मिलकर इन्होंने बोला कि नहीं, हमें अपने इंडिया जो तुम्हारे इंडिया का कल्चर है उसे हमें एक तरीके से वापस लाना। तो फिर इन लोगों ने क्या प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर स्लोली बहुत सारे लोग यहाँ पे मिलते गए और फिर क्या हुआ, एक तरीके से इस तरीके से हमारा क्या हुआ, जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था उसका हमारे पास बेसिकली राइज हुआ। तो वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कहाँ गया, हिम टू कैलकाता, देन मिस्टर ईबी मीट्स रविंद्रनाथ टैगोर। एक सेकेंड, ये इतना कैमरा पता नहीं क्यों आजकल इतना क्या बोल रहे इसका मोशन क्यों कर, रविंद्रनाथ टैगोर एंड गजेंद्र नाथ ठाकुर, दीज 3% आर, एक तरीके से अगर बोल दीज 3% आर दीज, ठीक है मैं पूरा लिखी, दीज 3% आर, आई होप सो राइटिंग समझ में आ रहा होगा, दीज 3% आर, दीज 3 persons are behind the rise of Bengal School of Art, Bengal School of Art. Later on, some more leaders joined them in against of British गवर्नमेंट। और कौन कौन से थे, लाइक सबसे पहले नंदलाल बोस, लाइक असित कुमार, जो भी नाम मैंने यहाँ पे गिवन है बेसिकली, नंदलाल किशोर हो गया, फिर असित कुमार हो गया, फिर जो भी यहाँ पे नाम इनसे इसमें से कोई भी 3-4 नाम याद कर लो बस इनफ है हमारे। तो इस तरीके से बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारा अपना जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो क्या हुआ, बेसिकली राइज हुआ। मीन्स किस तरीके से ओरिजिन है वो मैंने यहाँ पे पूरा स्टोरी एक तरीके से बता दिया। जो मैंने स्टोरी बोला उसी को मैंने यहाँ पे अपने लैंग्वेज में लिखा। आई होप तो समझ में आ गया होगा कि कैसे हमें लिखना होता है। तो ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट था, बस यहाँ पे नाम इंपॉर्टेंट है। मिस्टर ईबी कौन था, अगर मान लो क्वेश्चन मार्क हु इज मिस्टर ईबी, तो मिस्टर ईबी इज द प्रिंसिपल ऑफ कौन से स्कूल के, मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट। और मिस्टर ईबी का क्या रोल था, मिस्टर ईबी ने बेसिकली क्या था, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को बेसिकली जो राइज होने में, उसको ओरिजिन होने में क्या कहता हेल्प किया था मिस्टर ईबी, फिर रविंद्रनाथ टैगोर और गजेंद्र नाथ ठाकुर, तीनों ने मिलकर किया था। जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था, उनमें जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था उसको क्या कहते एक तरीके से लोग राइज किया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अब इसके ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाना है। फिर उन्होंने प्रोटेस्ट किया, फिर स्लोली बहुत सारे पीपल्स यहाँ पे मिलने लगे, फिर धीरे धीरे ऐसा काम करना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से हमारा जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था उसका बेसिकली राइज हुआ था। अगर लगे कि हाँ यार मुझे यहाँ पे कोई और पॉइंट यहाँ पे अटैच करना तो सिंपली यहाँ से लेकर यहाँ तक पढ़ लेना। अगर लगे 1-2 पॉइंट अगर मुझे एडिशन करना अटैच करना तो यहाँ पे अटैच कर सकते हो। बट यहाँ पे नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस्टर ईबी, रविंद्रनाथ टैगोर एंड गजेंद्र नाथ ठाकुर, ये 3 नेम जो है ना बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक तरीके से, क्योंकि इनका ही मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था कि जो हमारे बेसिकली जो बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग उसको राइज होने में। आई होप सो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग। जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, या फिर बोले कि जो भी यहाँ पे जो सिंबल्स होते हैं फ्लैग के उसके सिग्निफिकेंस बताओ। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे डील कर सकते हैं। मींस ये क्वेश्चन हमारे पास एक तरीके से अगर नेशनल फ्लैग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, एक सेकंड, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड अगर मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि मुझे डिस्क्राइब करो कि नेशनल फ्लैग का इवोल्यूशन कैसे होता है। मींस नेशनल फ्लैग का जन्म, जो हमारा इंडिया का जो फ्लैग है बेसिकली हम क्या बोलते हैं ऑरेंज कलर, बट रियलिटी में ऑरेंज कलर नहीं सैफ्रॉन कलर होता है। फिर हमारा क्या होता है व्हाइट होता है, फिर ग्रीन होता है। ये जो फ्लैग बना इसके पीछे भी बहुत लोगों ने मतलब कि एक तो सेक्रीफाइसेस किया, उसके बाद जाके हमारा बेसिकली जो इंडिया का फ्लैग है वो एक तरीके से स्टैब्लिश हुआ है, फिर बना। तो इस जो नेशनल फ्लैग जो हमारा था उसका जो हमारा नेशनल फ्लैग रिलेटेड अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है तो किस टाइप का दे सकता है। या तो मुझे पूछेगा इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग बताओ, कि फ्लैग जो हम नेशनल फ्लैग वो कैसे हमारे पास बना, इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग। या फिर दूसरा बेसिकली पूछ सकता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर, या फिर एक ही साथ क्वेश्चन दे सकता है सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर्स, मतलब कि जो फ्लैग के अंदर जो कलर होता है उसका क्या मीनिंग होता है वो हमें बताओ। तो इस टाइप से अगर मेरे पास क्वेश्चन आएगा तो कैसे हमें डील करना है वो हमें यहाँ पे देखना। और ये पता नहीं क्या नीचे उड़ रहा है, एक सेकंड,
ना कि बेसिकली अपना जो इंडियन नेशनल फ्लैग उसका बेसिकली कैसे इवोल्यूशन हुआ, कैसे क्या हमारा नेशनल फ्लैग, वो सब कुछ हमें यहाँ पे डिटेल पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आना श्योर रहता है। या तो हमें नेशनल फ्लैग के बारे में पूछ लेता है कि बताओ इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग क्या हुआ, या फिर ये पूछ, या फिर एक ही क्वेश्चन में दो दो कंबाइन करके क्वेश्चन दे सकता है कि डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ नेशनल फ्लैग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स कलर। जो वहाँ पे कलर्स उसका क्या मीनिंग होता है वो हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना इंडियन नेशनल फ्लैग जो इवोल्यूशन वो कैसे हुआ। तो बेसिकली जो यहाँ पे ये फाइन आर्ट्स में हमें इससे क्या लेना था, हमारे बेसिकली क्या होगा, हमें यहाँ पे अपना कोई पेंटिंग और मान लो बुक में देखना इंडियन नेशनल फ्लैग का बना होगा, उससे रिलेटेड हमें यहाँ पे देखना है। तो बेसिकली सबसे पहले हम तो ये देखते हैं जो पीरियड मीन कौन से टाइम में अपना इंडियन नेशनल फ्लैग को बनाया, इससे स्टार्ट हुआ। तो बेसिकली जो पीरियड था इसका इंडियन नेशनल फ्लैग का वो हमारा स्टार्ट। देखो क्वेश्चन अगर आ जाए, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन है कि राइट डाउन द इवोल्यूशन, डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, तो मैं ऐसे लिखूंगा द इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग आर फॉलोइंग एज। ठीक है, उसका हमें पॉइंट सारे यहाँ पे मेंशन करें। ये मत करना कि डायरेक्ट पीरियड से स्टार्ट, जो भी क्वेश्चन है वहाँ पे ऑलरेडी बता चुके, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के लिए वहाँ पे एक दो लाइन लिख लेना जिससे लगे देखने में अच्छा लगे कि हाँ इसको मतलब थोड़ा नॉलेज है। तो बेसिकली जो अपना इंडियन नेशनल फ्लैग था वो कौन से पीरियड के अंदर मीन कब स्टार्ट कब हुआ था। देखो तो ये 1906, पहले तो 1906 में स्टार्ट हुआ, फिर 1921 में एक और बार हुआ, फिर 1947 में फाइनली जाके स्टैब्लिश हुआ। मतलब जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग तीन तीन बार, एक तरीके से अगर मैं बोलूँ इसको तो तीन तीन बार हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग होस्ट हुआ था। अपना इंडियन नेशनल फ्लैग है ना तीन तीन बार फाइनली हमारा होस्ट किया गया था। एक तो एक पहली बार किया गया था 1906 में, उसके बाद फिर 1921, फिर फाइनली जो हमारा जो कंट्री है वो हमारा इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश से, कब हुआ था 1947। उस टाइम जाके हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको होस्ट किया गया था। क्या बोला मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ, जो हमारा पीरियड है मीन जो अपना इंडियन नेशनल फ्लैग है उसको तीन बार हमने होस्ट किया था। देखो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, गजेंद्र नाथ थे, फिर जो मिस्टर ईबीएम, क्या नाम है मैं बार बोल रहा था उसका, मिस्टर ईबीएम नहीं मिस्टर ईबी था। इन लोगों ने मिलकर क्या किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ रूल अपना उन लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। फिर स्लोली क्या हुआ कि हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग था लोगों में लगा कि नहीं हमें ये फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला जो अपना फ्लैग था वो 1906 के अंदर क्या हुआ कि इन लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया। उसका 1906 के अंदर क्या हुआ, अपना पहला इंडियन नेशनल फ्लैग होस्ट किया गया था। उसके बाद फिर कुछ और प्रॉब्लम आ गई, फिर और मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार नहीं था। फिर अगेन 1921 के अंदर होस्ट किया गया। फिर फाइनली आके 1947 के अंदर हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग होस्ट किया। उसके बाद फिर अभी कभी था, उसके बाद फिर मतलब कि फाइनली हमारे पास इंडियन नेशनल फ्लैग एक तरीके से हमारा मिल चुका है। तो देखते पीरियड समझ में आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1906 में एक बार पहला अगर मान लो क्वेश्चन में आ गया when did the Indian national flag first time hosted, तो 1906 के अंदर, सेकंड टाइम 1921, थर्ड टाइम 1947। ये हमारे डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट फ्लैग, पहले फ्लैग के बारे में डिटेल में देखना है। फर्स्ट फ्लैग, ये फर्स्ट फ्लैग जो हमारा होस्ट हुआ था 1906 के अंदर वो हमें देखना है। फर्स्ट फ्लैग जो हमारा होस्टेड था, होस्ट बोले या फिर होस्टेड बोले एक ही बात होता है, होस्टेड इन 1906 और बेसिकली जो फ्लैग बनाया गया ना स्टार्टिंग से ही जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग था ना बेसिकली उसको तीन स्ट्रिप्स में बांटा गया था। मींस एक दो तीन, अभी भी देखोगे तो तीन स्ट्रिप होता है। ऑरेंज हो गया, और रियलिटी में ऑरेंज जो सैफरन कलर होता है, फिर व्हाइट हो गया, फिर क्या होता है ग्रीन। लेकिन अभी भी उस स्टेप पर जब पहला फ्लैग भी बना था तो भी वहाँ पे तीन स्ट्रिप था, अभी भी क्या होगा देखो तो तीन स्ट्रिप है। तो पहला जो हमारा फर्स्ट फ्लैग जो होस्टेड हुआ था 1906 के अंदर होस्टेड हुआ था एंड ऑफ थ्री कलर्स एंड हैज स्ट्रिप्स ऑफ थ्री कलर्स। मैं एक बार बुक में भी दिखा देता हूँ, ये सब कुछ लिखा हुआ है, स्ट्रिप्स ऑफ थ्री कलर्स। बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे मॉडिफाई करना चाहूँगा। देखो ये फर्स्ट जो अपना देखो पीरियड कब होता है 1906, 1921, 1940, ये तीन टाइम जो बेसिकली था। तो ऐसे तीन हमारे पास ऐसे टाइम है जब अपना इंडियन नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया था। बट फाइनली 1947 के अंदर हमने एक तरीके से मान लिया कि हाँ अब हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग बन चुका है, अब इसे ही हमारा क्या होगा परमानेंट रहेगा। तो अभी तक क्या है हमारा अपना इंडियन नेशनल फ्लैग अभी है, ठीक है। तो बेसिकली जो फर्स्ट नेशनल, ये बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट है जो हमें यहाँ पे नहीं देखना है डिटेल में। तो जो हमारा फर्स्ट फ्लैग था होस्टेड किया वो 1906 में, जिसका जो फ्लैग था उसके अंदर तीन स्ट्रिप्स है, मीन इसका तीन कलर हमारे पास होता है। देखो वही लिखा होस्टेड इन 1906 हैज स्ट्रिप्स ऑफ थ्री कलर्स। मीन जो हमारा फ्लैग था उससे स्टार्टिंग से ही हमारे पास बेसिकली तीन कलर के स्ट्रिप था, मीन पहला दूसरा तीसरा। जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इन लोगों ने डेवलप किया था ना उस टाइम ही देखना कि तीन स्ट्रिप ऑलरेडी पहले से ही हमारे पास मिल था, ठीक है। लेकिन इसको चेंज, बहुत से फ्लैग्स को चेंजेस करते गए फिर 1947 के अंदर फाइनली हमने अपना फ्लैग एक बोला कि नहीं अब तो ये परमानेंट हमारे पास रहने वाला है, उसी के बारे में डिटेल में देखना। तो फर्स्ट फ्लैग हमारा कब होस्टेड हुआ था 1906 के अंदर। उसके जो स्ट्रिप्स है कितने, तो स्ट्रिप्स तीन कलर का सिंपली बनते हैं। कौन कौन से कलर थे वो हमें यहाँ पे डिटेल में देखना है। सो जो अपना फ्लैग था ना उसके बारे में आप डिटेल में अपना देखेंगे, अच्छे से देखना, ध्यान से पढ़ना है इसको। तो फ्लैग था सबसे पहले जो था फ्लैग, जो हमारा फर्स्ट फ्लैग जो डेवलप हुआ था होस्ट किया गया था, मतलब कि उस टाइम भी तीन स्ट्रिप होता था, अभी भी तीन स्ट्रिप है, और मतलब कि परमानेंट हमारे पास तीन स्ट्रिप तो स्टार्टिंग से ही था। तो देखो जो पहला स्ट्रिप था इसको हम बोलते हैं टॉप स्ट्रिप, जो दूसरा हमारा स्ट्रिप था हम उसे बोलते हैं बॉटम स्ट्रिप, और जो हमारा बेसिकली जो लास्ट वाला स्ट्रिप होता है ना, सॉरी से बीच वाला जो मिडल वाला, तो बीच फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं टॉप स्ट्रिप, सेकंड वाले को हम बोलते हैं मिडल स्ट्रिप, और जो लास्ट वाला उसे बोलते हैं बॉटम स्ट्रिप, ठीक है। टॉप स्ट्रिप, मिडल स्ट्रिप एंड बॉटम स्ट्रिप। अब हम एक एक करके सारे स्ट्रिप्स को देखना। तो पहला जो फ्लैग होस्ट किया गया था टॉप स्ट्रिप, उसकी ये पहला जो स्ट्रिप है हम एक एक करके सब डिटेल में देखेंगे। टॉप स्ट्रिप जो था उसका बेसिकली कलर कैसा था, रेड कलर। इसका कलर कैसा था बेसिकली रेड कलर स्ट्रिप। क्या अभी हमारा नेशनल फ्लैग में रेड कलर है? बिल्कुल नहीं, चेंज हो गया ना। तो पहला जो हमारा स्ट्रिप था वो कैसा था, जो टॉप स्ट्रिप था उसका पहले फ्लैग का, उसका कलर कैसा था, रेड कलर स्ट्रिप था। एंड उसमें
हमारे पास जो लोटस था, जो हमारा लोटस फूल होता है ना, जो हमारा नेशनल अपना जो नेशनल फ्लावर कौन सा लोटस है, तो उसके अंदर जो पहला शेप, उसके अंदर हमारे पास जो लोटस है ना, उसको बेसिकली 8 लोटस का फूल यहाँ पे हम इन लोगों ने बना दिया था। एंड 8 लोटस लोटस कैसे लिख, इमोस लिख दो, इमोस मतलब रखना वहाँ पे, बनाना, इमोस ऑन इट। मतलब कि क्या, जो हमारा पहला शेप था एक तो रेड कलर था, उसके अंदर बेसिकली क्या था, जो 8 लोटस के फ्लावर्स होते हैं ना, उसको इन लोगों ने यहाँ पे बना दिया। अब मिडल जो स्ट्रिप था, मिडल स्ट्रिप, जो हमारा मिडल स्ट्रिप था बेसिकली उसका जो कलर था वो कैसा था, येलो कलर था, येलो कलर, येलो कलर स्ट्रिप, या दो बार क्यों लिख दिया येलो, और येलो कलर स्ट्रिप हो गया। जो ये मिडिल कलर था वो बेसिकली उसका कलर कैसा था, येलो कलर का स्ट्रिप था। एंड उसमें हमारे पास कलर का था, उसमें हमारे पास क्या, वंदे मातरम लिखा हुआ था किसी एकदम डार्क ब्लू कलर से। और देवनागरी हमारे पास एक लैंग्वेज होता है, उस लैंग्वेज में हमारे पास लिख पाते, जो हमारा देवनागरी एक लैंग्वेज होता था पहले, ठीक है, उसी लैंग्वेज में, मतलब हिंदी नहीं, हिंदी से थोड़ा सा एडवांस लैंग्वेज होता है देवनागरी, उसी लैंग्वेज में हमारे पास वंदे मातरम लिखा होता है किसमें, येलो कलर से। तो येलो कलर का देखो, जो सेकंड स्ट्रिप था वो येलो कलर का था, तो बेसिकली उस पर हमारे पास क्या था, वंदे मातरम लिखा गया था डार्क ब्लू कलर से। और कौन से लैंग्वेज में, देवनागरी में। तो वही मैं लिख रहा हूँ, येलो कलर स्ट्रिप एंड देवनागरी, सॉरी, एंड वंदे मातरम, एंड वंदे मातरम is written in dark blue color in देवनागरी। और लैंग्वेज कौन सा यूज़ किया था, देवनागरी। जो हिंदी होता है ना उससे थोड़ा सा एडवांस होता है, देवनागरी। एंड जो हमारा लास्ट जो स्ट्रिप था, बॉटम स्ट्रिप, उसमें बेसिकली कौन सा कलर था हमारे पास, इन लोगों ने ग्रीन कलर यूज़ किया, ग्रीन कलर स्ट्रिप था हमारे पास जो बॉटम स्ट्रिप था। एंड वहाँ पे क्या था, जो लास्ट वाला स्ट्रिप था ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में लोगों ने सन का फोटो बनाया, और जो राइट साइड था ना बेसिकली उसके अंदर क्या किया, मून का फोटो इन लोगों ने बनाया। ग्रीन कलर स्ट्रिप एंड लेफ्ट, सन ऑन लेफ्ट साइड एंड मून इज ऑन राइट साइड, एंड मून इज ऑन राइट साइड। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, स्पेलिंग देख लें, SID। जो हमारा देखो, जो पहला बेसिकली जो हमारा फ्लैग तैयार हो गया था, उसमें बेसिकली क्या था, अगर इसको समराइज में करूँ, पहला जो हमारा स्ट्रिप फ्लैग है उसमें 3 स्ट्रिप था, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला जो था वो रेड कलर था, दूसरा जो मेरा था उसका कैसा कलर था, येलो, और जो थर्ड वन था कैसा, ग्रीन कलर था। पहला जो हमारा स्ट्रिप था, मीन जो रेड कलर का जो हमारा पहला जो स्ट्रिप था, उसके अंदर हमने 9 लोटस का फूल लिया, 8, और उसके अंदर हमने यहाँ पे बना दिया। जो सेकंड स्ट्रिप था हमने उसको येलो कलर का था, उसके अंदर हमने क्या लिखा, वंदे मातरम लिखा एकदम डार्क ब्लू कलर से। एंड जो हमारा थर्ड स्ट्रिप था बेसिकली हमने क्या किया, थर्ड स्ट्रिप हमारा ग्रीन कलर था, इसमें हमने लेफ्ट साइड में हमने मून बना दिया, और जो राइट साइड था उसके अंदर हमने क्या किया, सॉरी, लेफ्ट साइड में हमने सन बना दिया, और बेसिकली जो हमारा राइट साइड था उसके अंदर हमने क्या किया, मून का फोटो यहाँ पे बना दिया गया, ठीक है। तो यही हमारे पास पहला यहाँ पे अपना इंडियन नेशनल जो फ्लैग था वो होस्ट कब किया गया था, अगर पूछ ले MCQ में, व्हेन डिड आवर फर्स्ट इंडियन नेशनल फ्लैग होस्टेड, तो 1906 के टाइम। और उसके कलर के बारे में अगर पूछते हैं तो सिंपली हमें पूरा डिटेल बता। ये हम देख रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, मींस मतलब कि कैसे हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है ना, कैसे उसका ओरिजिन हुआ, क्या क्या कैसे कैसे हुआ, वो सारा कुछ हम डिटेल बनाए। तो 1906 के अंदर फर्स्ट टाइम हमारे पास इंडियन नेशनल फ्लैग का जो होस्ट किया गया था, क्या क्या कलर था, क्या क्या उसके अंदर कैरेक्टर्स है, वो हमने पूरा डिटेल में देख लिया। अब हमें देखना जब सेकंड टाइम ना, अब इसमें क्या हुआ, उन लोगों को कुछ पसंद नहीं आया। जो बहुत सारे लीडर्स उन्होंने बोला यार ये फ्लैग ना, मतलब कि फ्लैग नहीं, एक तरीके से गोविंदा कलर लग रहा है, बहुत सारा कलर है यहाँ पे और सबका मीनिंग अलग अलग है। इन लोगों ने बोला क्यों ना इस फ्लैग को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, तो मॉडिफाई करते करते गए, बहुत सारा इन लोगों ने अगेंस्ट में बहुत बहस हुआ पार्लियामेंट में, दिस दैट होते गया। 1921 का फाइनली इन लोगों ने एक नया फ्लैग मॉडिफाई किया, उसके फिर सेकंड टाइम क्या होगा, नेशनल फ्लैग को होस्ट किया गया। तो नेक्स्ट जो हमारा फ्लैग जो होस्ट हुआ था 1921, वो हमारे अपना ग्रेट फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, बट रियलिटी में बोलूँ तो फादर ऑफ नेशन जो हमारा महात्मा, ठीक है, उनको पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। बट जो हमारे बहुत सारे जो लीडर्स जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गया, भगत सिंह हो गया, वो अगर वो लोग मतलब कि स्टार्ट नहीं करते, वो गांधी जी क्या थे बेसिकली, वो बोलते थे एकदम शांति मीन्स पीस के रास्ते चलना चाहिए। बट जो सुभाष चंद्र बोस हो गया, भगत सिंह हो गया, अगर ये लोग अहिंसा के रास्ते नहीं चलते तो अभी अपना इंडिया शायद ही, मतलब कि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि ठीक है अपना इंडिया कंट्री फ्रीडम नहीं होता, बट ये लेकिन बहुत ज़्यादा योगदान भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस इन लोगों ने दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अंग्रेज वो डरना स्टार्ट हो गया था इसी। वरना क्या मान लो लाठी से क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, उनके पास गन था, तो इंडिया ने क्या गन बनाना स्टार्ट किया, जिससे क्या अंग्रेज को लगा कि हाँ जो कंट्री है बेसिकली डेवलप होना स्टार्ट हो रहा है। तो फिर इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे अंग्रेज क्या हुआ, कंट्री को छोड़ना, क्या अपने भारत को बाहर छोड़ के जाना स्टार्ट किया, ठीक है। नो डाउट कि महात्मा गांधी का रोल रहा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा, बट और भी फ्रीडम फाइटर थे जो उनसे ज़्यादा उनको इंपॉर्टेंस है, भगत सिंह हुआ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनका बहुत ज़्यादा रोल था, सुभाष चंद्र बोस था, उनका बहुत ज़्यादा रोल था इन सब में, क्योंकि अगर वो स्टार्ट नहीं करते ना, अगर वो आवाज़ नहीं उठाते तो बेसिकली अपना इंडिया कंट्री कभी फ्रीडम नहीं होता। एनीवे जो भी है, तो जो हमारा सेकंड फ्लैग जो होस्ट हुआ था 1921 के अंदर, जो देखो अभी बेसिकली बहुत सारे पार्टी था कि बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, आम आदमी पार्टी हो गया, फिर आरजेडी, फलाना ढिमका बहुत, लेकिन उस टाइम था ना सिर्फ एक ही पार्टी था जिसका नाम था कांग्रेस पार्टी। तो महात्मा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर किया था 1921 के अंदर जो सेकंड फ्लैग था उसको होस्ट किया गया। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सेकंड फ्लैग
अपना जो इंडिया का जो सेकंड फ्लैग, जो इस फ्लैग को मॉडिफाई करके सेकंड फ्लैग जो बना वो 1921 के अंदर इसने होस्ट किया गया। तो सेकंड फ्लैग जो हमारा था बेसिकली प्रिपेयर्ड इन, या फिर बाय लिख दो जो लिखना है, प्रिपेयर्ड इन 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड कांग्रेस और महात्मा गांधी के अंडर में बेसिकली क्या कहता था, सेकंड फ्लैग को अंदर होस्ट किया था। यहाँ पे भी जो सेकंड फ्लैग जो बेसिकली बना वो भी क्या था, वहाँ पे भी, यहाँ पे अगेन 3 स्ट्रिप था। 3 स्ट्रिप तो बेसिकली चाहे वो फर्स्ट फ्लैग हो, चाहे सेकंड फ्लैग हो, या फिर जो थर्ड जो फ्लैग जो होस्ट किया गया था, उनमें स्ट्रिप तो बेसिकली अभी भी सेम ही था, बट डिफरेंस क्या था, कलर वगैरह का क्या था, यहाँ पर डिफरेंस था। तो बेसिकली जो सेकंड फ्लैग होस्ट किया प्रिपेयर 1921 के अंदर किया गया अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड कांग्रेस। एंड बेसिकली यहाँ पे जो फ्लैग था, जो यहाँ पे इसको वही बोलेंगे अगेन फर्स्ट स्ट्रिप, ये हमारा होगा मिडल स्ट्रिप, और ये हो गया हमारा बॉटम स्ट्रिप। तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रिप था, फर्स्ट स्ट्रिप जो फर्स्ट स्ट्रिप जो बेसिकली यहाँ पे हमारा था, यहाँ पे देखो कलर इन लोगों ने चेंज किया। फर्स्ट स्ट्रिप जो था वो अगेन यहाँ पे रेड कलर का रखा इन लोगों ने, रेड कलर स्ट्रिप, वो लोटस वगैरह को इन लोगों ने रिमूव कर दिया। रेड कलर का स्ट्रिप था इन लोगों ने पहला, लेकिन जो यहाँ पे रेड कलर का जो स्ट्रिप था ना, ये बेसिकली किसको, हिंदूज को रिप्रेजेंट करा था। मीन जो पहला जो रेड कलर का फ्लैग हो रहा था ना, इसका मतलब ये हो रहा था, देखो फ्लैग का जो भी होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे यहाँ पे जो हमारा फ्लैग था वंदे मातरम लिखा हुआ था, जैसे फर्स्ट फ्लैग हो गया, जो स्ट्रिप था सेकंड, सबका फ्लैग का अपना अपना मीनिंग होता है। जैसे अभी के जो फ्लैग है, अभी ठीक है हम अभी देखेंगे, हर एक जो फ्लैग होता है ना, हर एक का जो स्ट्रिप होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ऐसे नहीं कि सीधे हमने फ्लैग लिया और वहाँ पे जाके चिपका दिया और फिर बनाना, नहीं, हर एक फ्लैग का जो स्ट्रिप होता है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग इंडिकेट कर रहा होता है। तो जो उस टाइम 1921 के अंदर जो फ्लैग को बनाया गया था, मॉडिफाई करके इस फ्लैग को दोबारा बनाया गया, तो उसके अंदर जो रेड कलर का जो स्ट्रिप था, उसमें लोटस को रिमूव कर दिया गया। जो पहला जो हमारा रेड कलर का जो स्ट्रिप था, ये बेसिकली हिंदूज को रिप्रेजेंट कर रहा था। इट रिप्रेजेंट जितने भी हिंदूज लोग थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा था, इट रिप्रेजेंट हिंदूज। एंड जो हमारा सेकंड स्ट्रिप था, इसका कलर इन लोगों ने येलो से व्हाइट कलर कर दिया। जो सेकंड स्ट्रिप था हमारा, सेकंड स्ट्रिप बेसिकली इसको क्या किया इन लोगों ने, येलो कलर से रिमूव करके व्हाइट कलर इन लोगों ने कर दिया, व्हाइट कलर। अब व्हाइट कलर का सीधे सीधे क्या है, जो मुस्लिम जितने भी थे, मुस्लिम पीपल जितने भी थे उसको रिप्रेजेंट कर रहा था व्हाइट कलर स्ट्रिप। इट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स कम्युनिटी, इट रिप्रेजेंट मुस्लिम कम्युनिटी। एंड जो हमारा लास्ट जो स्ट्रिप था, बॉटम स्ट्रिप जो हमारा लास्ट में जो बेसिकली था, वो बेसिकली हमारा ग्रीन कलर का था। इन लोगों ने इसको कलर चेंज नहीं किया, ग्रीन कलर स्ट्रिप। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो हमारा स्ट्रिप था, जो जितने भी हमारे बाकी जो धर्म बचे, हिंदू मुस्लिम के अलावा जितने भी, सिख हो गया, फिर हमारा क्रिश्चियन हो गया, ईसाई हो गया, जितने भी धर्म बच गया, बौद्ध हो गया, ये सारे जो जितने भी धर्म बच गए ना, उसको रिप्रेजेंट करता है। इट रिप्रेजेंट रेस्ट कम्युनिटी, इट रिप्रेजेंट रेस्ट कम्युनिटी। जितने भी बाकी जो हमारा रेस्ट कम्युनिटी बच गया उसको ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता। तो ये हमारा थर्ड फ्लैग के अंदर होस्ट किया गया था। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि नहीं, इस फ्लैग के अंदर थोड़ा सा और मॉडिफाई कर, जो उनका चरखा था, इस टाइप का कुछ चरखा होता था। अरे यार जो होता है ना चरखा, पहले के लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे वो धागा बनाते थे बेसिकली, तो चरखा था, चरखा को बेसिकली यहाँ पे ऐड किया गया किसके अंदर, मिडल फ्लैग के अंदर। जो मिडल स्ट्रिप था ना, सॉरी मिडल फ्लैग बोला, मिडल जो स्ट्रिप था, इसके अंदर यहाँ पे चरखा को इन लोगों ने यहाँ पे बनाया गया। सो इंपॉर्टेंट नोट डाल के लिखना है यहाँ पे। सो गांधी जी एडेड द चरखा इन मिडल, चरखा CHARKH चरखा इन द मिडल स्ट्रिप, इन द मिडल, और कौन सा कलर का था, मिडल ऑफ वाइट स्ट्रिप। और इसका इस सिंबल का मतलब क्या था। अब भैया चरखा तुम बीच में घुसाना, किसी का मतलब बोला कि नहीं यहाँ पे तो मैं कुछ और सिंबल लगाओगे, किसी का मतलब मैं ट्रैक्टर लगा दूंगा, किसी का मतलब कार लगा दूंगा, तो ऐसे नहीं होता ना, कि फ्लैग का कुछ ना कुछ मीनिंग होना चाहिए। तो चरखा का यहाँ पे जो मतलब था, सिंपल बोला था, वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारा काम है प्रोग्रेस हो रहा है, मीन्स हमारा जो काम है ना वो प्रोग्रेस के अंदर जा रहा है, मीन्स आगे बढ़ते ही हम जा रहे हैं। तो गांधी जी एडेड चरखा इन द मिडल ऑफ वाइट स्ट्रिप एंड its meaning is progress। तो ये बेसिकली हमारा सेकंड फ्लैग के बारे में हमने पूरा डिटेल में देख लिया कि कब हमारे पास होस्ट हुआ गया था, किसके अंडर में होस्ट किया गया था, उसका जो कलर था, उसका क्या, जितने भी स्ट्रिप्स है उसका क्या क्या मीनिंग होता है, वो पूरा हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। अब फाइनली हमारा 1947 के अंदर टाइम है, जब अपना बेसिकली जो कंट्री था एक तरीके से, अब फाइनली जब सबको जितने भी फ्रीडम फाइटर थे धीरे धीरे डेथ होना स्टार्ट हो गया, फिर सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर धीरे धीरे डेथ होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद जो फाइनली हमारा 1947 के तब जो कंट्री था बेसिकली आज़ाद हो गया, ब्रिटिश से आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 के अंदर अपना कंट्री भारत आज़ाद होता, पता ही 15 अगस्त को। तो बेसिकली क्या हुआ कि 1947 के अंदर फाइनली जो अपना थर्ड फ्लैग था उसको होस्ट किया, इस फ्लैग को मॉडिफाई करके फाइनली जो हमारा थर्ड फ्लैग था उसको हमने होस्ट किया, और वही अभी तक हमारे क्या परमानेंट है, उसके बारे में हम डिटेल में देखना। सो द थर्ड फ्लैग, अब हमें देखना थर्ड फ्लैग के बारे में।
ये जो थर्ड फ्लैग था उसको होस्ट किया गया था 20 जुलाई 22 जुलाई 1947, होस्ट इन 22 जुलाई 1947। 47 के अंदर जो फ्लैग को होस्ट किया गया था उसे हम फ्री नेशनल फ्लैग भी बोलते हैं। मतलब कि पूरा जितने भी हमारा ब्रिटिश वगैरह सब अपने कंट्री अपने वापस जाना शुरू कर दिए, एकदम फ्रीडम एकदम फ्री हो चुका था ये फ्लैग, तो इसे हम बोलते हैं फ्री नेशनल फ्लैग। अरे फ्री का नहीं मिलता है नाम इसका, फ्री नेशनल फ्लैग, क्योंकि अब जो ब्रिटिश लोगों से क्या होता आज़ाद हुआ था ना, इसलिए इसको फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग भी बोला जाता है। फ्री इंडियन नेशनल फ्लैग। और जो हमारा अपना इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, देखना कोई भी बुक पढ़ोगे ना तो देखना स्टार्टिंग में लिखा रहता है वी आर द, एक सेकंड लिखा था, वी आर द इंडियन ऑफ, ऐसे कुछ लिखा होता है ना, प्रियम्बल टाइप का ऐसा कुछ लिखा होता है। फर्स्ट पेज देखना आप कोई भी बुक खोलोगे ना तो वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होता है। तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया था। तो उन्होंने उसको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो जो अपना इंटरनेशनल फ्लैग था इसको फाइनली जो थर्ड फ्लैग जो हमारा था इसको अडॉप्ट कर लिया, बोला कि ये अभी परमानेंट रहने वाला है, इसमें कोई भी हमें चेंजेस नहीं करना है। तो वही लिखा होस्ट इन 22 जुलाई 1940 एंड इज ऑल्सो कॉल्ड फ्री इंडिया नेशनल फ्लैग एंड adopted by Indian Constitution and adopted by Indian National Constitution था, उसने भी इस फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया गया। तो क्या लिखा, इंडियन नेशनल फ्लैग एंड अडॉप्टेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसने इस फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया, बोला ये परमानेंट हमारे पास रहने वाला है, दैट्स इट। अब हम देखते हैं जो ये फ्लैग बना, जो फाइनली जब ये फ्लैग बना तो इस टाइम में भी क्या था, 3 स्ट्रिप था, पहला सेकंड थर्ड। तो इसको हम पहले फर्स्ट स्ट्रिप, ये हो गया हमारे पास मिडल स्ट्रिप, और ये लास्ट वाला हो गया हमारा बॉटम स्ट्रिप कहलाएगा। तो जो टॉप अभी का जो हमारा फ्लैग है ना, यही हमारे पास चलते हुए आ रहा है 1914 से। जो टॉप स्ट्रिप होता है रियलिटी में हम बोलते हैं कि ऑरेंज कलर होता है, बट ऑरेंज ना होकर ये बेसिकली कलर रियलिटी में क्या होता है, इसका सेफ्रॉन कलर होता है। सेफ्रॉन कलर बेसिकली, सेफ्रॉन कलर क्या हमें इंडिकेट क्या कर रहा था, करेज और सेक्रीफाइस, जो एकदम हिम्मत, जिस बहुत सारे लोगों ने जो सेक्रीफाइसेस किया था बहुत सारा, उसको इंडिकेट कर रहा होता है। जो हम करेज, जो हिम्मत दिखाते हैं ना, उन लोग जो फ्रीडम फाइटर्स ने जो हिम्मत दिखाया, जो सेक्रीफाइसेस किया, उसको ये डिनोट कर रहा होता है, करेज एंड सेक्रीफाइसेस। देन हमारे पास जो बॉटम स्ट्रिप आता है, इसके अंदर कौन सा कलर होता है फटाफट बताओ, व्हाइट कलर होता है। बॉटम कलर जो हमारा होता है बॉटम स्ट्रिप, अरे यार सॉरी, बॉटम मिडल स्ट्रिप, सॉरी मिडल स्ट्रिप जो हमारा होता है कौन से कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। मिडल स्ट्रिप जो हमारा फ्लैग का वो कैसे कलर होता है, व्हाइट कलर। ये देश मांगे बलिदान बोलते हैं ना, व्हाइट कलर जो बेसिकली होता है ट्रुथ और पीस, मतलब कि एकदम सच्चाई और शांति के प्रति जो होता है ना, उसको ये व्हाइट कलर हमें बताता है, ट्रुथ एंड पीस, शांति की तरफ इंडिकेट कर रहा होता है। एंड जो हमारा लास्ट स्ट्रिप होता है, जो बॉटम स्ट्रिप होता है, कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है बॉटम स्ट्रिप। वो बेसिकली हमें कौन से कलर का होता है, ग्रीन। वो हमें एकदम फेथ मतलब भरोसा जो ग्रीन होता है। अब अच्छा एक बात होता है, जो ट्रेन होता है, ट्रेन में हम ग्रीन मतलब रेड, एक तो रेड दिखाता है और ग्रीन दिखाता है। रेड मतलब होता है डेंजर, और जो ग्रीन अगर फ्लैग चल रहा है तो इसका मतलब क्या, लाइन क्लियर, मतलब क्यों भरोसा हम उस पर करते हैं तभी तो। और ग्रीन जो बेसिकली होता है वो किस पे इंडिकेट करता है, फेथ, बस भरोसे को हमें इंडिकेट करता है। तो ये बेसिकली हमारा अपना इंडियन नेशनल फ्लैग होता है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं 1947 के अंदर जो अपना थर्ड फ्लैग है उसको होस्ट किया गया था, उसी से हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, उस टाइम से अभी तक हमारा ये फ्लैग है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया है और शायद कभी होने भी नहीं वाला। पहला जो कलर होता है उसका नाम ऑरेंज ना बोल के सैफ्रॉन कलर होता है रियलिटी, बट ऑरेंज बोलते हैं लोग। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास करेज और सेक्रीफाइसेस को इंडिकेट कर रहा होता है। मिडिल स्ट्रिप होता है बेसिकली वो व्हाइट कलर होता है, वो हमें किसको इंडिकेट कर रहा होता है, ट्रुथ एंड पीस, मतलब कि सच्चाई और शांति के प्रति वो जो होता है उसको स्लोगन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और जो ग्रीन कलर होता है ये भरोसे को हमें रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब यहाँ पे इंडियन नेशनल फ्लैग में देखोगे बीच में जो बेसिकली कुछ चक्र जैसा ऐसा लग रहा होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये अशोक चक्र होता है। जो चरखा जो था ना हमारे पास पहले, जो हमारे सेकंड स्ट्रिप में जो हमारा जो सेकंड फ्लैग जो होस्ट किया था उसके अंदर क्या था, चरखा था। चरखा को रिप्लेस करके हमारा जो अशोक चक्र होता है ना, बहुत बड़ा बहुत मेडल्स मिलता है, मीन्स ऐसे बहादुरी का मेडल होता है अशोक चक्र, जो डिफेंस फोर्सेस में होता है ना उन सबको मिलता है। मतलब जो अच्छा मतलब कि काम करते हैं कुछ मतलब कंट्री के प्रति, उनको ये अशोक चक्र एक मेडल होता है, अशोक मेडल भी बेसिकली मिल जाता है, वो मेडल मिला जाता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे हमें एक देखा होगा कि इंडियन नेशनल फ्लैग में ये बेसिकली बीच में एक सर्कल टाइप का होता है। ये क्या होता है, ये बेसिकली हमारा अशोक चक्र होता है। अशोक चक्र होता है ना, वो यहाँ पे हमें इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है उसका हम देखते हैं। सो पहले तो चरखा को यहाँ से रिप्लेस कर दिया गया, चरखा इज रिप्लेस बाय, चरखा बेसिकली सेंटर, देखो चरखा जो था ना वहाँ पे बताना भूलिए, चरखा भी था जो हमारा मिडल स्ट्रिप था उसके सेंटर में प्रेजेंट था। चरखा इन द सेंटर ऑफ, चरखा इज रिप्लेस बाय, ये नहीं यहाँ पे हम इसको यहाँ पे नहीं, सेंटर पे होगा हमेशा याद रखना, सेंटर पे। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, चरखा इज इन द सेंटर पे बेसिकली बनाया गया, रिप्लेस बाय धर्म चक्र, इसी को बेसिकली हम अशोक चक्र भी बोलते हैं, ऑफ अशोका एम्पायर ऑफ अशोका।
बेसिकली जो हमारा अशोका जो सम्राट था, मीन जो राजा था, उससे वहाँ में बहुत बड़ा एम्पायर था, बहुत बड़ा राजा था। उसी ने क्या किया, उसी के नाम पे बेसिकली अशोक चक्र को यहाँ पे बनाया गया। अशोक चक्र बेसिकली होता क्या, देखो जो चरखा था उसको रिप्लेस कर दिया किसे, धर्म चक्र ऑफ अशोका जो एम्पायर था उससे क्या किया, उसका जो धर्म चक्र था उससे यहाँ पे क्या रिप्लेस कर दिया गया। बट धर्म चक्र ना बोल के हम सिंपली देखो धर्म चक्र बोले तो ऐसा लगता है कि यार सबके प्रति सेम नहीं है। अगर कोई मुस्लिम कम्युनिटी बोले धर्म चक्र बोल रहे हमारे प्रति कुछ है नहीं, तो इसको धर्म चक्र ना बोल के फाइनली हमने क्या बोला यहाँ पे, इसको हमने बोला अशोका चक्र। रियलिटी में अशोका बोलते हैं, अशोका चक्र हैज 24 स्पोक एंड कौन से कलर का होता है, ब्लू कलर का, 24 स्पोक एंड इट्स कलर इज ब्लू। और ये इंडिकेट क्या करता है, एंड इट्स मीनिंग इज वर्क फॉर 24 आवर, एंड इट्स मीनिंग इज वर्क फॉर 24 आवर्स। हमें 24 आवर्स काम करना है, इसका ये मतलब होता है। बेसिकली देखो क्या था, धर्म चक्र जो अशोका था, बेसिकली अपने जो हमारा सेकंड फ्लैग जो होस्ट हुआ गया था उसके अंदर हमारा जो चरखा था वो यहाँ पे प्लेस था। लेकिन चरखा को हटा के सिंपली हमने क्या किया, अशोक चक्र लिया। अशोक चक्र कहाँ से लिया गया, जो एम्पायर था हमारे, जो एक तरीके से अशोक चक्र धर्मा चक्र था, धर्मा चक्र या फिर धर्म चक्र बोलो, जो कि अशोक राजा था उसके वहाँ से लिया गया। बट वहाँ से लोगों ने उसको धर्मा चक्र ना बोल के बेसिकली क्या बोला, अशोक चक्र बोला। अशोक चक्र के अंदर जो बेसिकली जो सर्कल उसके अंदर टोटल 22 लाइन्स होते हैं। और कौन से कलर का होता है, हमेशा ब्लू कलर का। ये 22 लाइन हमें 24 स्पोक, इसका मतलब क्या, जो हमारे अपने कंट्री में जो अपने इंडिया में जो लैंग्वेज बोले जाते हैं कितने 24 टोटल लैंग्वेजेस है, उसको ये हमें इंडिकेट कर रहा होता है। एंड बेसिकली ये जो टोटल लाइन्स होते हैं कितना होता है, 24 होता है। और उसका कलर कैसा होता है, हमेशा ब्लू कलर होता है, हमेशा याद रखना। अशोक चक्र जो होता है, अशोक चक्र बोलो, उसके अंदर कितने लाइन्स होते हैं, बेसिकली 24 लाइन्स। एंड इसका कलर कैसा होता है, ब्लू कलर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि तुम्हें वर्क करना है कितना 24 आवर्स के लिए। इसका ये हमारे पास मतलब, तो ये हमारे पास फाइनली इस तरीके से हमारा जो इंडियन नेशनल फ्लैग था उसका इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहले 1904 के अंदर इवोल्यूशन हुआ, फिर 1911 के अंदर, फिर 1947 के अंदर फाइनली हमारा ये जो फ्लैग हमारे पास बन के हमारे पास आ चुका है। तो ये फ्लैग है बहुत इसका इंपॉर्टेंस होता है कि ठीक है, हर जगह अपना फ्लैग होता है, अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर होता है। क्या उसका मीनिंग होता है, आई होप तो सबको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अशोका चक्र क्या होता है, इसमें 24 स्पोक्स है, 24 लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे 24 लाइन्स बेसिकली बनाया जाता है। कलर कौन सा होता है, ब्लू कलर का होता है। इसका मतलब क्या होता है, 24 आवर्स हमें वर्क करना है। तो यहाँ पे हमने देखा अपना जो इंडियन नेशनल फ्लैग है कैसे हमारा उसका इवोल्यूशन हुआ, फिर जितने भी हमारे कलर्स है उसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, वो सारा हमने यहाँ पे डिटेल में देख लिया। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे तुम्हें खुद से एक बार पढ़ना है, उसको थोड़ा सा लर्न करना है ताकि सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा इसी में क्वेश्चन है हमारे पास, कि मान लो जो ये बंगाल जो पेंटिंग बनाया जाता है, ये जो बंगाल में बेसिकली अपना इंडियन नेशनल फ्लैग का इवोल्यूशन देख लिया, फिर कौन कौन से कलर का हमारा क्या सिग्निफिकेंस होता है वो हमने पूरा डिटेल में यहाँ पर देख लिया। तो यहाँ पे एक तरीके से अपना इंडियन नेशनल फ्लैग कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है अपना, जो हमने अभी लिखा था, या तो हमसे ये पूछ सकता है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, या तो ये देखेंगे। उससे पहले हमें देखना है कि जो बंगाल जो स्कूल ऑफ आर्ट है उसका क्या ऐसा रोल था हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग मूवमेंट की तरफ, जिससे क्या हो कि उसको इतना मतलब कि फेमस हो गया, जिसे हमें एक चैप्टर पढ़ना पड़ा। मतलब कि ये बोलना चाह रहा हूँ, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था, उसका क्या ऐसा इंपॉर्टेंस था हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग मूवमेंट है, वो हमें पढ़ना है। उसी को और क्वेश्चन किस तरीके से था, why is the painting of Bengal School of Art is re-enhances of Indian painting, मतलब जो इंडियन पेंटिंग जो हमारा डूब चुका था उसको कैसे हमने री-एनहांस किया, मतलब कि दोबारा से उसको कैसे खड़ा किया, उसमें क्या इंपॉर्टेंस था बंगाल पेंटिंग का, वो हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है। तो देखो इसको मैं अपने लैंग्वेज में तो लिख नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें खुद से पढ़ के खुद से समझना पड़ेगा। मैं यहाँ पे स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसे कोशिश करना समझने का देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे पूरा देखो अपने लैंग्वेज में तो लिखूंगा नहीं, क्योंकि अगर तुम्हें खुद से यहाँ पे पढ़ के इसको अपने लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। एक सेकंड फोकस हो जाओ। ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक सेकंड फोकस हो गया। ये जो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इन इंडियन नेशनल मूवमेंट, या फिर जो व्हाई इज द पेंटिंग ऑफ बंगाल आर्ट कॉल्ड री-एनहांसेस ऑफ इंडियन पेंटिंग। बेसिकली इसे क्यों बोला जाए, बंगाल स्कूल जो पेंटिंग था उसके अंदर ऐसा क्या स्पेशलिटी था जो हम इसे बोलते हैं कि यार इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट जो अपना फ्लैग का था उसके अंदर हेल्प किया था। तो कैसे किया था वही हमें यहाँ पे डिटेल में पढ़ा। देखो तो इसका स्टोरी सिंपल सुनना एक बार ध्यान से, उसको अपने लैंग्वेज में कोशिश करना ट्रांसलेट करने का, लिखने का। यहाँ पे हुआ क्या रियलिटी में कि बेसिकली यहाँ पे हुआ क्या मैं बताता हूँ। यहाँ पे हुआ क्या कि अब ये बंगाल था, बंगाल वालों में ठीक है कौन, मिस्टर ईएम या फिर जो भी नाम था, मिस्टर ईएम है, उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर और गजेंद्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। लेकिन कैसे करें भैया, कैसे करें, कैसे हम कैसे अपने जो फ्लैग है, जो अपना कल्चर को कैसे वापस ला जाए। एक तो हम लड़ाई तो कर नहीं सकते, क्योंकि पता है गांधी जी का रूल था वहाँ पीस एकदम शांतिपूर्वक करना था। तो कैसे करें, तो ये लोग बेसिकली क्या थे, डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग बनाते थे प्रोटेस्ट करने के लिए, लोग को बताते थे पेंटिंग के माध्यम से कि भैया ये देखो ये ऐसा हो रहा है देश में। बोलते ना प्रोटेस्ट, जैसे अगर हमें वाटर को सेव करा, अगर किसी ने बोला कि पेंटिंग्स बनाओ, तो स्कूल में ऐसा देखो कंपटीशन वगैरह होता था हमारे पास कि अगर मान लो कुछ हमें बोला कि सेव वाटर पे हमें प्रोजेक्ट बना, कैसे हम वाटर को सेव कर सकते हैं पेंटिंग के थ्रू, अगर मुझे बता तो सिंपली क्या लिखते हैं, सेव वाटर, फिर अर्थ का फोटो बना, कैसे कुछ करते थे। वैसे ही लोग क्या करते थे, पेंटिंग बनाते थे, उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता था हमारे अपने इंडियन कल्चर से रिलेटेड। बोलते थे कि ये देखो अगर ऐसा हुआ तो हमारा ये हो जाएगा, हमारे कल्चर फिनिश हो जाएगा। इन सबको बताने के लिए बेसिकली उन्होंने क्या किया, जो बंगाल वालों ने क्या किया, जो उन्होंने पेंटर्स उन्होंने पेंटिंग बनाना स्टार्ट किया। और उसमें बेसिकली क्या करते थे ये लोग, अपने जो कंट्री से रिलेटेड पेंटिंग बनाते थे उनको शो ऑफ कर दिखाते थे कि भैया ये देखो, लोगों को जागरूक करते थे, मीन्स एक तरीके से इन्फ्लुएंस करते थे कि देखो अगर मान लो कि अगर मेरे पास
थोड़ा सा फास्ट बोल दिया। वो लोग पेंटिंग के थ्रू हमें ये बता रहे थे बेसिकली कि अगर ये देखो अगर हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय होता है हम ऐसे हो जाएंगे, तो उन सारे चीज़ों को लोग पेंटिंग के माध्यम से बताते हैं। इसलिए बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था ना, उसका हमारे पास जो अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट था या फिर जो रीयूनियन ऑफ इंडियन पेंटिंग के अंदर बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे पास रहा। इसलिए हम बंगाल स्कूल को हम इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर हेल्प होता है और या फिर रीयूनियन ऑफ इंडियन आर्ट के अंदर बोलते हैं। तो देखो जो बहुत सारे पेंटर थे, बट हमें सारे पेंटर्स के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, कुछ जो हमें यहाँ पे पेंटर्स दिए ना सिर्फ उसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, दैट्स इट। तो देखते हैं इसको कैसे लिखे। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना। The exponents of the Bengal school, the exponent of the Bengal school, charged with newly awakened sense of national selected their themes for Indian classic mythology and glorious past to generate them with a patriotism throughout the country and to re-establish। मतलब कि बंगाल ये इतना अगर भारी भरकम लैंग्वेज अगर लिख दे एग्जाम में बौखला जाओगे, याद ही नहीं रहेगा। अरे यार रट्टाफिकेशन थोड़ी माना, इसको सीधे सीधे हमें ये मतलब सेंस बोला है कि जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था इन्होंने क्या किया, रीयूनियन इसलिए किया बिकॉज उनके वो अपने कल्चर को वापस लेके आना चाहते थे। वापस लाने के सिंपली इन लोगों ने क्या किया, अपने डिफरेंट टाइप्स के पेंटिंग बनाया, पेंटिंग बना के लोगों की इन्फ्लुएंस फैलाया कि ये पेंटिंग देखो इसका ये सिंबल है, ये हमें यहाँ पे बोलना चाहिए। इसको कोशिश करना अपने लैंग्वेज में लिखने का। उसके बाद बेसिकली हुआ क्या, इसलिए हम इसको दैट इज वाई देखो, इसलिए हम बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, रीएसाइजेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग बोलते हैं, क्योंकि इन लोगों ने क्या, इन्हीं लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था। बंगाल स्कूल वालों ऑफ बंगाल स्कूल, रविंद्रनाथ टैगोर बंगाल के थे, गजेंद्रनाथ ठाकुर वही बंगाल के थे। उन लोगों ने मिलकर बेसिकली क्या इस प्रोटेस्ट को स्टार्ट किया था। इसलिए हम रीअरेंजेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग भी से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ हमारे पास कुछ पेंटर्स है। देखो जैसे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे देखो जो हमारे नंदलाल बोस है ना, नंदलाल बोस बहुत फेमस पेंटर थे बेसिकली उस टाइम पे। उन्होंने क्या किया, इंडियन कांग्रेस के अंदर कुछ थे बेसिकली, उन्होंने क्या पेंटेड द पोर्ट्रेट मींस पेंटिंग ऑफ नेशनल लीडर एंड स्वराज्य मूवमेंट एंड डेकोरेटेड कांग्रेस पांडा इन सच एट हरजीपुरा बंगाल। उन्होंने क्या किया बेसिकली, जो नंदलाल बोस थे, ये पूरा मत लिखना नंदलाल बोस इज सिनोनिमस विद द पेंटर ऑफ इंडियन नेशनल ब्ला ब्ला, नहीं, सीधे लिखना नंदलाल ही पेंटेड द पोर्ट्रेट ऑफ नेशनल लीडर्स एंड स्वराज्य मूवमेंट एंड डेकोरेटेड कांग्रेस पांडा इन सच एट हरिपुरा बंगाल। वहाँ पे उन्होंने ये पेंटिंग बनाया, किसका बनाया, स्वराज्य मूवमेंट और नेशनल जो लीडर्स है उनका उसने पेंटिंग बनाया। और उस पेंटिंग के माध्यम से ये बताना चाहते थे कि देखो हमारे कंट्री में हमें जागरूक करने की कोशिश किया लोगों को। जैसे नंदलाल बोस है और भी डिफरेंट पेंटर्स हैं, उन्होंने भी डिफरेंट टाइप्स के पेंटिंग बना के लोगों को मतलब कि इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। इसलिए बेसिकली जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था ना, सीधे सीधे अगर मैं आम भाषा में बोलूँ, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट को इसलिए हम लोग बोलते हैं कि रीएसाइजेशन या फिर बंगाल का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट है, सीधे सीधे ये था, वो पेंटिंग बनाते थे। पेंटिंग के माध्यम से लोगों को इन्फ्लुएंस करते थे कि हमें ब्रिटिश रूल को हटाना है, अपना रूल को वापस लाना है। वही हमारे पास यहाँ मेन मुद्दा हमारे पास होने वाला है, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो और उसका देखो लाइक नंदलाल बोस सम अदर पेंटर्स सच एज रविंद्रनाथ टैगोर, असित हल्दर पेंटेड नंबर ऑफ थीम्स रिलेटेड टू फाइट और इंडिपेंडेंस, दिस पेंटिंग है सोशल ब्ला ब्ला दिस दैट। तो मतलब कि नंदलाल जैसे बहुत सारे पेंटर्स हमारे पास है, जैसे रविंद्रनाथ हो गया असित कियार हल्दर हो गया, ये सारे आए। इन्होंने क्या किया, सोशल जो इश्यूज थे हमारे पास, सोशल इश्यूज जो थे उससे रिलेटेड लोग पेंटिंग बनाते थे और लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते थे। तो यहाँ पे देखो ये इसका लैंग्वेज थोड़ा सा अजीबो गरीब है। अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, अगर लिखना चाहूँ कि वाई हमारे पास जो बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट है उसको हम क्यों रीएसाइजेशन ऑफ इंडियन आर्ट या फिर बंगाल का ऐसा क्या रोल था हमारा इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर, तो मैं सिंपली 2-3 या फिर 4 लाइन में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोशिश करना इसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने का, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ। सिंपल सी बात है, जो हमारा 18th सेंचुरी लास्ट जो 18th सेंचुरी था, तो जो ब्रिटिश रूल हो गया जिसकी वजह से हमारा इंडियन कल्चर डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली जो हमारे मद्रास स्कूल के जो प्रिंसिपल थे मिस्टर EM, वो उन्होंने उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अपने जो उनका कल्चर उन्हें रहने देना चाहिए, बट उनको ट्रांसफर कर दिया गया कलकत्ता में। जो कलकत्ता है तो उसमें इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर एंड बेसिकली गजेंद्रनाथ ठाकुर से मिले और उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। तो कैसे प्रोटेस्ट करें, वो सिंपली क्या था, डिफरेंट टाइप्स की पेंटिंग बनाते थे अपने रिलेटेड सोशल इशू से, और वो लोगों को जागरूक करते, देखो अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसे हो जाएंगे दिस दैट। इसलिए हम बोलते हैं बंगाल को रीएसाइजेशन ऑफ इंडियन पेंटिंग बोला जाता है, और यही हमारे पास रोल है किसका, बंगाल पेंटिंग का। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कोशिश करना इसको अपने लैंग्वेज में लिखने का, फिर भी अगर कहीं प्रॉब्लम है देन इन्फॉर्म कर। देखो बुक वाला ये लैंग्वेज मत यूज करना प्लीज, क्योंकि बहुत बकवास लैंग्वेज है ये वाला लैंग्वेज इस क्वेश्चन का गिवन है, इसलिए कोशिश करना अपने लैंग्वेज में लिखने का। लेकिन एक पॉइंट जरूर ऐड करना कि जो हमारे नंदलाल बोस थे उन्होंने क्या पेंटेड किया था, नेशनल लीडर का पेंटिंग और स्वराज्य मूवमेंट जो हुआ चला था वहाँ पे, उसका उन्होंने पेंटिंग को बेसिकली बनाया था। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं जो बंगाल स्कूल वाला जो नेक्स्ट जो हमारा बेसिकली क्वेश्चन अराइज होता है, कि यार जो पेंटिंग बनाते थे वो ठीक है, वो डिफरेंट टाइप्स के सोशल इशू से रिलेटेड पेंटिंग बनाते, लेकिन क्या क्या फीचर्स उनके होते थे। तो वही हमें उस पेंटिंग का फीचर देखना है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन कैरेक्टर्स। जो बंगाल जो स्कूल ऑफ आर्ट था उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक था, उस पेंटिंग से रिलेटेड क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले तो वो जो बेसिकली एकदम पहला जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है, क्या मैं इसको लिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैं एक बार कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देता हूँ कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट था उससे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स था, ठीक है। उसके बाद हम अपना चैप्टर एक तरीके से फिनिश है। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक था उसके अंदर ना अजंता पेंटिंग कुछ ग्रेस था, मींस अजंता पेंटिंग बहुत फेमस पेंटिंग था, उसका ये लोग बेसिकली यूज करते थे। इट इज अ लिटिल ग्रेस ऑफ, स्पेलिंग देख लेना जो भी, इट इज अ लिटिल ग्रेस ऑफ अजंता पेंटिंग
अजंता कुछ पेंटिंग था उसका मतलब छोटा मोटा, मतलब कि ऐसा लगता था कि इस अजंता पेंटिंग टाइप के लोग पेंटिंग बनाते थे बेसिकली। दूसरा यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो यहाँ पे जितना भी अपना इंडिया से रिलेटेड जो भी हमारा ट्रेडिशन होता था, कल्चर होता था, कॉस्ट्यूम, सब कुछ ये लोग बनाते थे फुल ऑफ इंडियन कल्चर से रिलेटेड बनाते थे ये लोग, फुल ऑफ इंडियन कल्चर, कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशन। ठीक है, जितने भी इंडिया में कल्चर होता था, ट्रेडिशन, उससे रिलेटेड बेसिकली पेंटिंग बनाते थे। इजियर टू अंडरस्टैंड मीन्स ये लोग पेंटिंग ऐसा बनाते थे। देखो इनका पेंटिंग बनाने का क्या मकसद था, इनका पेंटिंग जैसे राजा महाराजा जैसे नहीं था कि पेंटिंग बना शौक से हम, नहीं, इनका पेंटिंग बनाने का सीधा सीधा ये मतलब था कि बेसिकली ये लोगों को मतलब इन्फ्लुएंस करना चाहते थे देश के, कंट्री के प्रति, कि भैया देखो देश में ऐसा कुछ हो रहा है, हमें कुछ करना चाहिए, इसलिए ये लोग पेंटिंग बनाना इन लोगों ने स्टार्ट किया। तो इट इज़ ईजियर टू, देखो अगर आसान नहीं हो तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर मान लो कोई पेंटिंग बनाओ और मैं बहुत कॉम्प्लिकेट सा उसमें लैंग्वेज यूज़ कर दूँ, बल्कि तो कैसे उसको समझ में आए, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसीलिए लोग एकदम ईजी बनाते थे। इट इज़ easier to understand, इनकी जो पेंटिंग होते थे एकदम आसानी से हम समझ पाते थे। देन ये लोग अट्रैक्टिव कलर यूज़ करते थे, जिससे क्या कि दूर से ही लोग देखो, बेसिकली जो हम पोस्टर बनाते हैं, पोस्टर हम बनाते हैं, कौन उसमें जीतता है, जिसका एकदम अट्रैक्टिव पेंटिंग रहता है, बहुत खूबसूरत रहता है, वही जीतता है। उसमें कुछ स्लोगन्स वगैरह लिखा हो इस टाइप का होता है, वही जीतता है, हमारा कॉम्पिटिशन फर्स्ट प्राइज लेकर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका पेंटिंग बहुत अट्रैक्टिव रहता है, इसलिए लोग पेंटिंग जो बनाते थे हम अट्रैक्टिव बनाते ताकि जो लोग इसे देखें और इन्फ्लुएंस हो सके अपने कंट्री के प्रति। अट्रैक्टिव कलर्स आर यूज, देख लेना जो भी स्पेलिंग है, अट्रैक्टिव कलर्स आर यूज एंड, और ये लोग ना शेडिंग, जो शेडिंग होता है ना उसका शेडिंग का थोड़ा बहुत हेल्प देते थे, एंड लिटिल बिट ऑफ शेडिंग, बहुत शेडिंग का कुछ यूज़ करते थे बेसिकली ये लोग। तो ये बेसिकली हमारे पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता था बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग का। तो ये मैंने बता दिया कि पहला तो एक तो अजंता पेंटिंग का कुछ ग्रेस था, उसका मीन अजंता कोई पेंटिंग था, उसके बाद थोड़ा उससे रिलेटेड आपस में कुछ बनाते थे ये लोग, फुल ऑफ इंडियन कल्चर से रिलेटेड जो ड्रॉ करते थे पेंटिंग का, पूरा ट्रेडिशन हो गया, कॉस्ट्यूम जो भी इंडिया होता है वो सब बनाते थे। फिर ईजियर टू अंडरस्टैंड होता था इनके पेंटिंग्स, फिर जो इनका जो अट्रैक्टिव कलर्स यूज़ करते थे, फिर जो शेडिंग का था लिटिल बिट क्या था, यहाँ पे शेडिंग लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के कुछ हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक देखे जो हमने यहाँ पे पढ़ा। अब यहाँ पे हमारे एक इंपॉर्टेंट पेंटिंग, ठीक है, आई होप सो कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा एक इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग है जो कि हमें पढ़ना है यहाँ पे, जिसका नाम है रामा वैनगुशिंग द प्राइड ऑफ इंडियन ओशियन, द प्राइड ऑफ ओशियन, सॉरी, द प्राइड ऑफ द ओशियन। ये बेसिकली एक पेंटिंग था जिसके बारे में हमें डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में पढ़ना है। रामा वैनगुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, क्या है ये पेंटिंग, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो देखो कोई भी पेंटिंग अगर शॉर्ट नोट आ जाए, राइट डाउन द, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है हमें, राइट डाउन द, दिखाई दे रहा है ना, राइट डाउन द शॉर्ट नोट ऑन रामा वैनगिशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन। तो अगर शॉर्ट नोट आ जाए तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें लिखना है वही APSM रूल, APSM। ये बेसिकली क्या है, ये कुछ नहीं, एक पेंटिंग है जिसके बारे में डिटेल में पूरा पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे अपना आर्टिस्ट, इसको बनाया किसने था, तो राजा रवि वर्मा, ठीक है, इसके पेंटर थे। बेसिकली इसका कौन से टाइम में बनाया गया था, 19th सेंचुरी में बनाया गया था, मिड ऑफ 19th सेंचुरी। देखो पहले के लोग थे उनके पास जो गन वगैरह नहीं होता था जिससे कि गन से फाइट कर सके और बैटल जीत सके, नहीं, पहले के पास गन नहीं था बेसिकली। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि जो पेंटिंग से लोगों को, जो पेंटिंग ऐसे ऐसे बनाते थे जिससे लोग अट्रैक्ट हो, इन्फ्लुएंस है और कंट्री के प्रति क्या लोग प्रोटेस्ट सब साथ दे उनको, इसलिए लोग पेंटिंग बनाते थे। मिड ऑफ 19th सेंचुरी, APS। अब यहाँ पे स्कूल, कौन से स्कूल में बनाया था, तो यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह तो है नहीं हमारे पास, तो यहाँ पे मीडियम आ जाएगा। तो मीडियम बेसिकली यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जो कैनवास था, कैनवास कलर होता है बेसिकली, ऑयल ऑन कैनवास, कैनवास कलर का इन लोगों ने यूज़ किया, ऑयल ऑन कैनवास पेंटिंग बेसिकली बनाते हैं। टाइप एक डिफरेंट टाइप का पेंटिंग होता है कैनवास, उसका इन लोगों ने यूज़ किया। कलर कौन कौन सा यूज़ हुआ यहाँ पे, तो ब्राउन हो गया, ब्लू हो गया, येलो हो गया, देन बेसिकली मैं बोल सकता हूँ और भी एक्सेट्रास लिख दो। अब इस सीन का बेसिकली बताना क्या चाह रहा है हमें, यहाँ पे जो सीन है, ये पेंटिंग जो है, सीन बोले फिर डिपिक्शन, ये रियलिटी में बताना क्या चाह रहा है। चलो आर्टिस्ट समझ में आ गया, पीरियड कब बनाया गया, तो मीडियम भी समझ, कलर भी समझ में आया। अब यार ये जो पेंटिंग है, जो ये राजा वैनगिशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, ये बेसिकली हमें बताना क्या चाह रहा है उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है। अब राजा वैनगिशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, बेसिकली पेंटिंग का सीन क्या है, देखो यहाँ पे याद करो, ये रामायण जो था ना हमारा, वाल्मीकि रामायण, जो रामायण से ये सीन को बेसिकली उठाया गया। याद करो जब रामायण में जब हनुमान जी को पता चलता है कि सीता जी लंका में, तो उनको बीच में एक समुद्र पार करके जाना पड़ता है, लेकिन उस ओशियन को कैसे पार करके जाए, राम जी चाहते हैं वहाँ पे ब्रिज बनाना, बट जो ओशियन के भगवान थे, क्या नाम, वाल्मीकि नाम था उनका, वो चाहते थे कि नहीं मैं ओशियन में समुद्र ब्रिज नहीं बना दूंगा, कुछ याद नहीं है, अरे यार याद करो, जो जब राम जी को एक ब्रिज ओशियन को पार करके जाना होता है श्रीलंका में, तो ये ओशियन को कैसे पार करे, ये तो इम्पॉसिबल था ओशियन को पार करना, ओशियन पर ब्रिज भी कैसे बना, तो राम जी चाहते थे कि उस ओशियन पे वो वाल्मीकि
वाल्मीकि उनको ब्रिज बना के दे, बट वो जो वाल्मीकि थे बहुत गुस्सा थे, वाल्मीकि बोले थे नहीं मैं ब्रिज बना के दूंगा नहीं, और जो राम जी थे बहुत गुस्सा हो रहे थे, उसी का सीन यहाँ पे इन लोगों ने बनाया। तो देखो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, लिख नहीं रहा हूँ, खुद से लिख लेना। द पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द एपिसोड ऑफ वाल्मीकि रामायण। इस पेंटिंग को बेसिकली रामायण से उठाया गया है। वहाँ पे देखो वाल्मीकि वेयर रामा थ्रेटन, थ्रेटन मतलब डराना, थ्रेटन लिखा होगा, थ्रेटन बिल्कुल, थ्रेटन मतलब डराना, थ्रेटन रामा थ्रेटन वरुणा द गॉड, वरुणा नाम है, सॉरी वाल्मीकि बोल दिया मैंने, जो ओशियन के समुद्र के जो भगवान थे वरुणा, उनको बेसिकली रामा डरा रहे कि विल द एंग्री ओशियन वॉज प्रिवेंटिंग द अटेम्प्ट ऑफ रामा एंड इज फॉर बिल्डिंग अ ब्रिज टू रीच लंका फॉर रिकवरिंग हिज वाइफ सीता। बेसिकली यहाँ ये बताया जा रहा है वही जो मैंने यहाँ पे बोला जा रहा है, जिस सीन को वाल्मीकि रामायण से उठा गया, जो राम जी थे बहुत गुस्सा हो रहे कि इस पे वरुणा पे, क्यों, क्योंकि वो ओशन के गॉड है वरुणा। राम जी चाहते हैं उनको ब्रिज बना के दिया ताकि जो उनकी सेना वो क्या करे, लंका जाके अपनी सीता जी को वापस ले सके, उसी का बेसिकली यहाँ पे सीन बनता है। आई होप इसको पढ़ के यहाँ पे इजिली यहाँ पे लिख पाओगे। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट होता है। इसमें हमारा नेशनल फ्लैग जो मूवमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हमें कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हो सकता है। फिर हम ये पूछ सकते हैं वाई, जितने भी क्वेश्चन हमने किया कि कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक तरीके से चैप्टर यहाँ से छोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ पे दे सकता है। फ्लैग का तो ढंग से करके जाना, क्योंकि एमसीक्यू में अगर देना चाहे तो वो पूछ सकता है कि बताओ फर्स्ट फ्लैग कब होस्ट किया था 1904 के, सेकंड फ्लैग कब होस्ट हुआ 1911 या फिर ऐसे कुछ हुआ था, थर्ड फ्लैग कब होस्ट हुआ था 1947। ये डेट हमें प्रॉपर हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप सो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया कि जो भी मैंने अभी तक बताया। ये यहाँ पे हम चैप्टर को अपना फिनिशअप करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मॉडर्न ट्रेंड इन इंडिया। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर और इंपॉर्टेंट भी है, जिसका नाम है द मॉडर्न ट्रेंड इन इंडिया। द मॉडर्न वो वाला मॉडर्न नहीं, चैप्टर का नाम है यहाँ पे द मॉडर्न ट्रेंड्स इंडिया आर्ट। तो यहाँ पे भी बहुत सारे पेंटर्स का हमें यहाँ पे नाम याद करना पड़ेगा, थोड़ा सा ये लेंथी चैप्टर और इंपॉर्टेंट भी है। द मॉडर्न ट्रेंड्स इंडिया आर्ट, बेसिकली यहाँ पे जितने फ्रीडम फाइटर्स ने हमारे जो सेक्रीफाइसेस किया, हमें कंट्री को फ्रीडम करने के लिए जितना भी लोगों ने सेक्रीफाइस किया, उसके बारे में बेसिकली हमें यहाँ पे पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडिया आर्ट।